स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ईथर्स के स्पेसिफिक रिएक्शंस का, विशिष्ट अभिक्रियाओं का, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का स्टडी करेंगे और देन ईथर्स को उनके यूजेस के साथ फिनिश करेंगे। फर्स्ट स्पेशल रिएक्शन ब्रोमिनेशन, इसे ब्रोमीनीकरण कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें मुख्य अभिकारक पदार्थ यानी रिएक्टेंट सब्सटेंस ब्रोमीन से क्रिया करता है, तो ब्रोमीन से रिएक्ट होने के कारण इन अभिक्रियाओं को ब्रोमिनेशन कहते हैं या ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम लोग ईथरों के लिए ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। मिक्स्ड कैटेगरी का ईथर है ये, क्यों कि ArOR फार्मूला, सिंपल फार्मूला आपको याद आ रहा होगा कि हमने एक स्पेशली जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो ArOX R कैटेगरी का फार्मूला पढ़ा था। इट इज एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ ईथर। तो यहाँ मेथॉक्सीबेंजीन मुख्य अभिकारक है, इसे एनिसॉल भी कहते हैं। जब इसकी क्रिया एफी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं, Br2 से कराते हैं, तो यहाँ ब्रोमीन पोजीशन नंबर 2, 4 एंड 6 इनके एक एक हाइड्रोजन को HBr बना करके सबस्ट्रेट करती हैं और उन्हीं पोजीशन की वैलेंसीज को Br द्वारा बैलेंस किया जाता है, जिससे 2, 4 एंड 6 पोजीशन पर ब्रोमीन एटम्स ऐड हो जाते हैं और इस बने हुए प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो 1 मेथॉक्सी बेंजीन और 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल। इसी अभिक्रिया का एक मुख्य बिंदु कि जब यही अभिक्रिया हम कार्बन डाइसल्फाइड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, CH2 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो एनिसॉल ब्रोमीन से क्रिया करके आर्थो ब्रोमो एनिसॉल और पैरा ब्रोमो एनिसॉल का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई मुख्य अभिकारक पदार्थ यानी मेन रिएक्टेंट सब्सटेंस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, तो इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं में जो प्रोडक्ट मिलेगा यानी जो उत्पाद बनेगा वह नाइट्रो कंपाउंड होगा। तो आइए यहां सीखते हैं कि नाइट्रीकरण की रिएक्शन ईथर के लिए क्या होगी। जब एनिसॉल की क्रिया यानी मेथॉक्सीबेंजीन की क्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, तो आर्थोसिमेट्री एंड पैरासिमेट्री का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से एडिट होगा और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में सबस्ट्रैक्ट होगा, जिसके फलस्वरूप आर्थो नाइट्रो एनिसॉल एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन, इसे सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें मेन रिएक्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, H2SO4 से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट के रूप में सल्फोनिक एसिड
का कंपाउंड बनाता है। तो इन अभिक्रियाओं को सल्फोनेशन कहते हैं या सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहां हम लोग ईथर्स के लिए पढ़ते हैं। जब मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल की क्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो यहां से सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला होगा SO3H, तो बचा क्या? OH बचा। वो OH ऑर्थो और पैरा सिमेट्री के हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा और वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन करेगा, जिसके फलस्वरूप ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड एंड पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड एडिट होगा और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑर्थो सल्फोनिक एसिड एनिसॉल या ऑर्थो एनिसॉल सल्फोनिक एसिड और पैरा एनिसॉल सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट प्राप्त हो। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस अभिक्रिया को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट इज एल्किलेशन एंड सेकेंड पार्ट इज एसिलेशन। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलेशन या एल्किलीकरण। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन। ये अभिक्रियाएं अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। When reactions is completed in the presence of anhydrous AlCl3, then it is known as Friedel Crafts reaction. But especially here we studied alkylation. When methoxybenzene react with methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, then it makes ortho anisole and para anisole as a main product and subtracted HCl। अर्थात जब एनिसॉल की क्रिया अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो ऑर्थोसिमेट्री एंड पैरासिमेट्री के हाइड्रोजन्स क्लोरीन का पृथक्करण करते हैं HCl बनाकर, जबकि मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्थो मैथिल एनिसॉल एंड पैरा मैथिल एनिसॉल प्राप्त होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। तो यहां हम लोग जो मेन रिएक्टेंट होगा वो ईथर होगा और उसके साथ अटैकर रिएक्टेंट के रूप में एसिटिल क्लोराइड का यूज करेंगे। व्हेन मेथॉक्सीबेंजीन react with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, then it makes orthomethoxy acetophenol and para-methoxy acetophenol। अर्थात जब मेथॉक्सीबेंजीन की क्रिया अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में ये ऑर्थोसिमेट्री का और पैरासिमेट्री का जो हाइड्रोजन है वो HCl बनकर पृथक होता है और उससे मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो मेथॉक्सी एनिसॉल एंड पैरा मेथॉक्सी एनिसॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने ईथर्स के स्पेसिफिक रिएक्शंस को या स्पेशल रिएक्शंस को कंप्लीट किया। ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे ये रिएक्शंस हैं
जो व्हाट हैपन व्हेन में और कन्वर्जेंस में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बाद ईथर्स का यूजेस डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ईथर्स के कुछ मेन यूजेस के बारे में सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फैट यानी वसा, ऑयल्स यानी तेल, गम्स यानी गोंद एंड रेजिन के लिए एज अ सॉल्वेंट अर्थात विलायक पदार्थ के रूप में। नंबर 2, ईथर्स में स्पेशली डाईएथिल ईथर का यूज सर्जरी में निषेधक पदार्थ के रूप में किया जाता है, अर्थात एनेस्थेटिक केमिकल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कार्बनिक विलायक के निष्कर्षण हेतु इसका प्रयोग करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, ईथरों का प्रयोग हिमकारक अर्थात एज ए रेफ्रिजरेंट पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने ईथर्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया, यूजेस कंप्लीट किया, और इसके बाद ईथर्स टॉपिक में मेन प्रोडक्ट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा गया फॉर्मेशन मेथड, लैब मेथड ऑफ डाईएथिल ईथर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे और इसके साथ ही ईथर यूनिट को कंप्लीट करेंगे।